गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं जहांगीर आलम। आज हमारा चर्चा का विषय है राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है, भारतीय संविधान के किस भाग और अनुच्छेद के अंतर्गत इसके प्रावधान किए गए हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक अधिकार के बीच क्या अंतर है, राज्य के नीति निदेशक तत्व की क्या विशेषताएं हैं, और इसके साथ ही राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की आलोचना और इसके महत्व पर चर्चा करने वाला हूं। तो आइए विषय की शुरुआत अब हम करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व। भारतीय संविधान के भाग 4 में धारा 36 से 51 तक कुछ ऐसे निर्देशों का उल्लेख है जिन्हें पूरा करना राज्य का पवित्रतम कर्तव्य माना गया है। इन निर्देशों को राज्य के नीति निदेशक तत्व कहा जाता है। इन नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड की संविधान से मिली है। यह सिद्धांत निदेशकों के रूप में कार्य करती है जो विधानमंडल तथा कार्यकारिणी के लिए पथ प्रदर्शन करती है। इसके अनुसार राज्य लोक कल्याण हेतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था करेगी जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया जाएगा। इसके अंतर्गत धन तथा उत्पादन के साधनों का न्यायोचित वितरण, बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, देश के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना आदि कार्य के लिए राज्य प्रयत्नशील रहेगी। संविधान निर्माताओं द्वारा ऐसा माना गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों का पालन करके ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कल्पित कल्याणकारी राज्य की स्थापना किया जा सकेगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन निदेशक सिद्धांतों को संविधान की एक अनोखी विशेषता बताया है, क्योंकि इस भाग में आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के लिए एक व्यापक राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम की रचना की गई है। यह माना जाता है कि संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान जोड़ है और निर्देशक तत्व उसकी दिशा सूचक स्तंभ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार राज्य की नीति निदेशक तत्वों का उद्देश्य जनता की कल्पना को उत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। नीति निदेशक तत्व राज्य के वैसे सकारात्मक आदेश हैं जिससे आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है। यह सिद्धांत देश के विभिन्न सरकारों और सरकारी अभिकरणों के नाम जारी किए गए निर्देश हैं जो देश की शासन व्यवस्था के मौलिक तथ्य हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो यह सिद्धांत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि इन सिद्धांतों का पूर्ण रूप से उचित पालन हो। पायली के अनुसार ये निर्देशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धांत हैं। तो आइए इन नीति निदेशक सिद्धांतों को समझने के लिए इसका हम वर्गीकरण कर लें। नीति निदेशक तत्वों को उनके उद्देश्यों एवं व्यवस्थाओं के आधार पर इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है, जिनमें पहला है आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व, दूसरा सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व, तीसरा न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र और प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी तत्व, चौथा पर्यावरण संबंधी तत्व और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। आइए प्रत्येक वर्गीकरण की एक एक कर अब हम संक्षिप्त में चर्चा करें। तो हमारा जो सबसे पहला वर्गीकरण है वह आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत धारा 39 के अनुसार सभी नागरिकों के लिए जीविका के पर्याप्त साधन जुटाने का प्रयास, देश के भौतिक साधनों का उचित वितरण तथा उत्पादन के साधनों का कुछ ही हाथों में केंद्रीकरण नहीं होने दिए जाने की बात कही गई है। इसी प्रकार अन्य अनुच्छेदों में स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की बात, कृषि और उद्योग धंधों में कार्यरत मजदूरों के लिए उचित मजदूरी की व्यवस्था और वैज्ञानिक ढंग से खेती बाड़ी तथा पशुपालन करने की आधुनिक व्यवस्था का विकास और इसके साथ ही कुटीर उद्योगों का विकास किए जाने की भी बात कही गई है। इसी प्रकार हमारा जो वर्गीकरण का अगला बिंदु है सामाजिक सुरक्षा संबंधी तत्व। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रावधान किया गया है कि सामाजिक न्याय की स्थापना करने, मादक द्रव्यों तथा अन्य अस्वास्थ्यकारी द्रव्यों पर रोक लगाने आदि व्यवस्थाओं के अतिरिक्त पिछड़े वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के
आर्थिक तथा शैक्षणिक विकास के लिए राज्य प्रोत्साहित करेगी, ऐसा कहा गया है। वर्गीकरण का जो अगला बिंदु है, न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र, प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी तत्व। तो संविधान के अनुच्छेद 44 के अनुसार ऐसा प्रावधान किया गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अन्य अनुच्छेदों के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। हालांकि 86वें संवैधानिक संशोधन में कहा गया है कि राज्य प्रारंभिक बाल्य अवस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा। प्रजातांत्रिक भावना से कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत के संगठन की ओर कदम उठाएगा। नीति निदेशक तत्वों में प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य सौंपा गया है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह इनका रक्षा करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार पर्यावरण संबंधी नीति निदेशक तत्व हैं। विशेषकर 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा देश के पर्यावरण की रक्षा की बात को भी निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। राज्य के द्वारा वनों, वन जीवन, पर्यावरण की सुरक्षा का प्रयास किया जाएगा। और वर्गीकरण का जो अंतिम बिंदु है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी तत्व। तो धारा 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ विशेष आदर्शों को ध्यान में रखकर कार्य करेगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में वृद्धि करना, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना तथा राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति सम्मान की भावना में वृद्धि करना। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि इन तत्वों के आधार पर भारत में वास्तविक प्रजातंत्र की स्थापना हो सकेगी और हमारा देश एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कि मूल अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व के बीच क्या अंतर है। मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व नागरिक अधिकार के ही दो रूप हैं। ये दोनों नागरिकों के विकास के लिए आवश्यक है और इस दृष्टिकोण से इन्हें परस्पर संबंधित कहा जा सकता है। संविधान निर्माता जिन बातों को तुरंत कार्य रूप प्रदान कर पाए वह मूल अधिकार बन गए और जिन बातों को तुरंत पूर्ण करने की स्थिति में नहीं थे उसका उल्लेख निदेशक तत्वों में किया गया है। मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच कुछ प्रमुख अंतर हैं जो इस प्रकार है, जिनमें पहला है मौलिक अधिकारों का क्षेत्र सीमित होता है जबकि नीति निदेशक तत्वों का क्षेत्र व्यापक, क्योंकि मौलिक अधिकारों का क्षेत्र राज्य की सीमा के अंतर्गत व्यक्ति तक सीमित है, जबकि निदेशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय महत्वों का भी वर्णन किया गया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शांति, सद्भावना की विकास के लिए राज्य को निर्देशित किया गया है। दूसरा, मौलिक अधिकार न्याय योग्य यानी जस्टिसिएबल है, लेकिन निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि वे मूल अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे, यानी मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अवैध घोषित किया जाए। लेकिन यदि राज्य संविधान के नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं करता है तो उसे अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ा अंतर है मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच। तीसरा अंतर है मूल अधिकार निषेधात्मक है जबकि निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश है। हम कह सकते हैं कि मूल अधिकार राज्य के लिए कतिपय निषेधाज्ञाएं हैं जिनके द्वारा राज्य को कुछ काम न करने का आदेश दिया गया है, जबकि निर्देशक तत्व नागरिकों के प्रति राज्य के कतिपय सकारात्मक उत्तरदायित्व है और राज्य से आशा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने इन दायित्वों को पूर्ण करेगा। इसी प्रकार अगला जो अंतर है, मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है, नीति निदेशक तत्वों को नहीं। यह
उसी प्रकार से यह ठीक उसी प्रकार से है कि मूल अधिकार जस्टिसिएबल है, परंतु नीति निदेशक तत्व जस्टिसिएबल नहीं है। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकार पर हमला होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय उसकी रक्षा करता है, लेकिन निदेशक तत्वों को ऐसा कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। अगला जो अंतर है वह है मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, नीति निदेशक तत्वों को नहीं। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों को कुछ विशेष परिस्थितियों में मर्यादित, सीमित, निलंबित या स्थगित किया जा सकता है, परंतु नीति निदेशक तत्वों को नहीं। इसी प्रकार एक और प्रमुख अंतर है कि मौलिक अधिकार का विषय व्यक्ति है, जबकि नीति निदेशक तत्व का विषय राज्य है। अब हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच विरोध की स्थिति में कौन महत्वपूर्ण है। तो मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्व के बीच यदि विरोध रहता है तो इस स्थिति में व्यवस्थापिका और न्यायपालिका ने भिन्न भिन्न रवैया अपनाया है। स्वाभाविक है कि न्यायालय भिन्न भिन्न मुकदमों द्वारा मौलिक अधिकारों का नीति निदेशक की अपेक्षा अधिक महत्व प्रदान किया है, जबकि व्यवस्थापिका राजनीतिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए निदेशक सिद्धांतों को ही श्रेष्ठ माना है। न्यायालय ने अनेक विवादों में मौलिक अधिकारों को ही श्रेष्ठ माना है, जैसे चंपकम दुराई राजन केस 1951 ईस्वी में, और कहा कि निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती है। किंतु अनेक विवादों के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने निदेशक सिद्धांतों के महत्व को स्वीकार किया है, जैसे विजय कॉमन मिल्स मुकदमा या एशियाड श्रमिक केस 1982 में। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व दोनों को एक दूसरे के पूरक भी कहा जा सकता है। मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व के संबंध में यह दृष्टिकोण सही है कि दोनों व्यवस्थाएं एक दूसरे के पूरक है। यह दोनों एक ही व्यवस्था के अंग है तथा दोनों का लक्ष्य भी एक ही है, वह है व्यक्तित्व का विकास तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। न्यायमूर्ति के सदानंद हेगड़े ने इस संबंध में सामंजस्यपूर्ण संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। वे लिखते हैं, सिद्धांतः एक ही संविधान के दो भागों में कोई असंगति नहीं हो सकती। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 आदि कुछ विवादों के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल अधिकार तथा निर्देशक तत्वों को एक दूसरे का पूरक माना है। वस्तुतः इनका परस्पर घनिष्ठ संबंध है तथा ये एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। नीति निदेशक सिद्धांतों की विशेषताओं के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। नीति निदेशक सिद्धांत के कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं, जिनमें पहला है व्यापक क्षेत्र, वाइडर स्कोप। नीति निदेशक तत्व का क्षेत्र काफी व्यापक है। इसमें आर्थिक, सामाजिक न्याय से संबंधित प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें राज्य के सभी अंग, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका भी सम्मिलित है। दूसरा विशेषता है निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिसिएबल। न्यायालयों द्वारा किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है कि वह निर्देशक तत्वों के प्रतिकूल है। तीसरा विशेषता है निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक निर्देश हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर इन पॉजिटिव डायरेक्शन। निर्देशक तत्व राज्य के नागरिकों के प्रति कतिपय सकारात्मक उत्तरदायित्व है और राज्य से यह आशा की गई है कि वह नागरिकों के प्रति अपने इन दायित्वों को पूर्ण करेगा। और चौथी विशेषता है निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इन्फोर्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए है। इसके अंतर्गत पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, राज्य सरकार, जिला परिषद के सभी अधिकारीगण आदि आ जाते हैं। इन नीति निदेशक सिद्धांतों की आलोचना भी कुछ बिंदुओं के आधार पर की जाती है। आलोचकों द्वारा जो तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है, जिनमें पहला है बाध्यकारी शक्ति का अभाव। आलोचकों का कहना है कि नीति निदेशक सिद्धांतों के पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है और नागरिक राज्य को इनके अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। अतः यह पवित्र इच्छाएं केवल दिखावटी हैं और इनको संविधान में स्थान देना सर्वथा व्यर्थ है। कुछ आलोचकों का कहना है कि नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत बेहद निरर्थक एवं महत्वहीन बातों का समावेश किया गया है, जिनका कोई महत्व नहीं है। वहीं कुछ
आलोचकों का कहना है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के जरिए संविधान निर्माताओं ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास किया है। एक आलोचक का कहना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य तथा महत्वाकांक्षाओं की घोषणा मात्र है। वहीं प्रोफेसर केटी शाह का कथन है कि यह सिद्धांत एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान उस समय होगा जबकि बैंक के पास इतने साधन हो जाएंगे। संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य टीटी कृष्णमाचारी इन सिद्धांतों को भावनाओं के कूड़ा घर से तुलना किया है। इन सब के बावजूद ऐसा नहीं है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों का कोई महत्व या उपयोगिता नहीं है। नीति निर्देशक तत्व और के उपयोगिता एवं महत्व अवश्य है। इसकी महत्व एवं उपयोगिताओं को इन बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है कि यह चरम सीमाओं से रक्षा करती है, नैतिक आदर्शों के रूप में इसका महत्व है, यह व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, और सबसे बड़ी बात कि नीति निर्देशक सिद्धांत के पीछे जनमत की शक्ति है। चरम सीमाओं से रक्षा इस प्रकार करती है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सत्ता विभिन्न राजनीतिक दलों के हाथों में बदलती रहती है। अतः जब कभी अति प्रतिक्रियावादी दल सत्ता में आसीन हो जाए तो भी उन सभी को इन नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुसरण करते रहना होगा, जिससे जनता को उस समय के सत्ताधारी दल के अतिवादी कार्यक्रमों से रक्षा हो सके। इस संबंध में अमरनंदी ने कहा है कि संविधान के निर्देशक तत्व वाम और दक्षिण पंथ की चरम सीमाओं से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वहीं व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के लिए नीति निर्देशक मार्गदर्शक का काम करती है। व्यवस्थापिका के लिए कानून निर्माण के संबंध में ये सिद्धांत मार्गदर्शक और प्रेरणा के स्रोत हैं। इसी प्रकार न्यायपालिका के न्यायाधीशों के लिए भी ये सिद्धांत प्रकाश स्तंभ का कार्य करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नीति निर्देशक के पीछे जो जनमत की शक्ति प्राप्त है उसको झुटलाया नहीं जा सकता है। ये सिद्धांत इतने व्यापक आधार इसलिए लिए हुए हैं कि राज्य से जनता क्या अपेक्षाएं रखती है या रख सकती है, ये सभी बातें इन सिद्धांतों में अंतर्निहित हैं। अतः इन सिद्धांतों के पीछे जनता का समर्थन प्राप्त है। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि वास्तव में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की भांति न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं किया गया है, परंतु इन सिद्धांतों की अपनी अलग उपयोगिता तथा महत्व है। एक आलोचक केसी वियर का मानना है कि ये निर्देशक सिद्धांत उद्देश्य और आकांक्षाओं के घोषणा मात्र से अधिक कुछ नहीं है। फिर भी ऐसा नहीं है कि कोई सिद्धांत जो बाध्यकारी हो सिर्फ उसका पालन होता है और तभी उसका महत्व होता है, तथा जिस सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं बनाया गया हो उसका पालन नहीं होता है तथा वह महत्वहीन है। इस प्रकार की धारणा गलत है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों जिसे न्यायालय द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं है, फिर भी इसका बहुत हद तक नैतिक प्रभाव है तथा यह अपने आप में अनुपम है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।